हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के छठे चैप्टर त्रिभुज की प्रश्नावली 6.2 को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकृति 1 और 2 में डी समांतर बीसी है और जो पहला पार्ट है उसके अंदर ईसी और दूसरे पार्ट के अंदर एडी हमने ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट है त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी दे रखा है। अगर डी समांतर बीसी है तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से ये दोनों भुजाएं समानुपात में होंगी। एडी बटे डी बी बराबर ए बटे ईसी होगा। अब जो ये मान दे रखे हैं आकृति के अंदर, ये मान हम यहाँ पे रख लेते हैं। एडी की जगह 1.5, डीबी की जगह 3 और ए की जगह यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दे रखा है बटे ईसी। अब ईसी हो जाता है हमारे पास में 1 गुणा 3 बटे में 1.5 और इसको हल करते हैं तो ईसी का मान आ जाता है 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो इसका अगला पार्ट है, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी दे रखा है, इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी हो जाएगा। और ये जो मान दे रखे हैं ये हम इसके अंदर रख लेते हैं। तो एडी बटे में डीबी का मान यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर दे रखा है आकृति में, ए दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर और ईसी दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ से एडी निकाल लेते हैं हम। एडी हो जाता है 1.8 गुणा 7.2 बटे में 5.4 और इनके हम दशमलव हटा के और यहाँ पे हल कर लेते हैं तो एडी का मान आ जाता है 2.4 सेंटीमीटर। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो पहला जो पार्ट है इसके अंदर ये तीन यानी ये भुजाओं के मान ये दे रखे हैं यहाँ पे। तो पी दे रखा है यहाँ पे 3.9 सेंटीमीटर, ए क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पी एफ दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें इनके अनुपात निकाल लेते हैं दोनों भुजाओं के। तो पी बटे ई क्यू हो जाता है हमारे पास में यहाँ पे ये आ जाता है 1.3 आ जाता है ये, और इसका जब हम दशमलव हटाते हैं तो 13/10 हो जाता है ये। और इसी प्रकार पी एफ बटे में फार निकाल लेते हैं, ये भी हो जाता है 3.6 बटे में 2.4 और इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 3/2। अब क्योंकि ये अनुपात है, जो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आए हैं, इसलिए अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आए हैं तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है। इसी प्रकार जो इसका अगला पार्ट दे रखा है इसके अंदर भी ये मान दे रखे हैं। यहाँ से हम दोनों भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं और P बटे ई क्यू हो जाता है यहाँ पे 4/4.5 और इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 8/9। इसी प्रकार पी एफ बटे में फार निकाल लेते हैं, ये भी 8/9 आ जाता है। अब क्योंकि ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, नहीं समानुपात में दोनों भुजाएं, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे ई एफ समांतर क्यू आर है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। अब जो इसका अगला पार्ट है इसके अंदर भी ये मान दे रखे हैं, यहाँ से भी हम दोनों भुजाओं के अनुपात निकाल लेते हैं। तो पी ई बटे ई क्यू आ जाता है यहाँ पे 9/64 हल करने के बाद में, और पी एफ बटे में एफ आर आ जाता है, ये भी 9/64 आ जाता है। अब क्योंकि दोनों भुजाओं के ये अनुपात बराबर में है यानी समानुपात में है, इसका मतलब ई एफ समांतर क्यू आर हो जाता है यहाँ पे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी है, यदि एल एम समांतर सी बी है और एल एन समांतर सी डी है तो सिद्ध कीजिए। हमने ये क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी के अंदर एल एम समांतर सी बी दे रखा है। अगर ये त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं को मिलाने वाली, दो भुजाओं के किन्हीं भी दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर हो तो भुजाएं समानुपात में होती हैं। इसलिए ए एम बटे में ए बी बराबर ए एल बटे में
ए सी आ जाता है, एक समीकरण है ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। इसी प्रकार जो नीचे वाली जो त्रिभुज है ये ले लेते हैं हम एडीसी, इसके अंदर भी दे रखा है एल समांतर सी डी दे रखा है, इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से ए एन बटे में ए डी बराबर ए एल बटे में ए सी हो जाता है। यहाँ पे दो समीकरण बन जाते हैं। अब दोनों समीकरणों को जब हम तुलना करते हैं तो ए एल बटे में ए सी जो है इन दोनों के बराबर हो गए हैं। इसका मतलब ये आपस में ये दोनों भी बराबर हो जाते हैं यहाँ पे। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हमारे पास आ जाता है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी, और यही हमने इसके अंदर स्टेटमेंट में पूछा है, ये हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पे। इसी प्रकार जो इसका अगला क्वेश्चन है, आकृति में डी समांतर ए सी दे रखा है, यानी डी समांतर ए सी दे रखा है और डी एफ समांतर ए ई दे रखा है, डी एफ समांतर ए ई दे रखा है, तो हमने सिद्ध करना है। अब जो जो ये समांतर दे रखे हैं वही हम त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे। तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ दे रखा है डी समांतर ए सी दे रखा है, इसलिए बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे में ई सी हो जाता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। समीकरण नंबर 1 बन जाता है यहाँ पे। और त्रिभुज ए बी में भी इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे डी एफ समांतर ए ही दे रखा है, इसलिए बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे में एफ ई, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। और दोनों समीकरणों की जब हम तुलना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है बी डी बटे में डी ए इन दोनों के बराबर आ जाता है। इसका मतलब आपस में दोनों ही बराबर होंगे, इसलिए बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी बटे में ई सी हमने यही सिद्ध करना है यहाँ पे। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, आकृति में डी समांतर ओ क्यू दे रखा है, यानी यहाँ पे डी ई समांतर ओ क्यू दे रखा है और डी एफ समांतर यहाँ पे ओ आर दे रखा है। अब ये दोनों त्रिभुज हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में है यहाँ पे डी समांतर ओ क्यू दे रखा है, इसलिए पी बटे में ई क्यू पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी डी बटे में डी ओ, एक समीकरण मान लेते हैं हम इसको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। अब जो दूसरी त्रिभुज है दूसरी साइड वाली, इसको भी हम ऐसे ही ले लेते हैं। तो ये भी ऐसे हो जाएगा पी डी बटे में डी ओ बराबर पी एफ बटे में एफ आर, ये हो जाता है। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ये पी एफ बटे में एफ आर बराबर पी डी बटे में डी ओ। तो दोनों समीकरणों की जब हम तुलना करते हैं तो पी डी बटे में डी ओ इन दोनों के बराबर है, तो इसका मतलब आपस में दोनों भी बराबर होंगे दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं तो इसलिए पी बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर है, यानी पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। अब त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर अगर ये दोनों भुजाएं समानुपात में हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ई एफ समांतर क्यू आर हो गया आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से।